नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सबसे बड़ा सवाल। नवाब मलिक को वैसे ही डबल झटका लग चुका है। ईडी से झटका, साथ ही कोर्ट ने भी नवाब मलिक को जमकर फटकार लगाई है कि बिना सबूतों के आप लोगों पर आरोप लगाते रहते हैं। तो अब नवाब मलिक को अपने आरोप साबित करने की बारी आई है। एनसीबी ने नवाब मलिक को सबक सिखाया है और साथ ही एक कॉन्फ्रेंस भी की है। जब से आर्यन मामला एनसीबी से एसआईटी को दिया गया है, तब से ये पहली बार एनसीबी की पीसी हुई है। क्यों हुई, क्या वजह है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैम, नवाब मलिक को कोर्ट ने अच्छे से फटकार लगाई है और कहा है कि आप मंत्री हैं, जिम्मेदार बनिए, साथ ही जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत क्यों पेश नहीं किए? देखिए, नवाब मलिक जो लगातार ट्विटर पर बोलते आ रहे थे, तभी से उनके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई अगर आपके पास इतने सबूत हैं, आप फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट ले आए, निकाहनामा ले आए, तमाम चीज़ें हैं। दूसरी बात, आप कोई ऐसे आम नागरिक नहीं है कि आपको कोर्ट के बारे में नहीं पता है, कानूनी कार्रवाई के बारे में नहीं पता। आप मंत्री हैं, मंत्री के पास तो बहुत ताकत होती है, और अगर कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो मंत्री का काम क्या होता है? आप सबसे पहले मंत्री उस ओहदे की रिस्पेक्ट करते हुए आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आती है, कोई फर्जीवाड़ा आपको दिखाई देता है या किसी चीज़ में आपको गैर कानूनी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो आप सीधे कानून की शरण में जाइए, कोर्ट में जाइए। लेकिन नवाब मलिक शुरू से ही एक बार भी कानूनी उन्होंने दरवाजा नहीं खटखटाया। वो सीधे सीधे ट्विटर पे आते थे और रोज बोल देते थे और कुछ भी बोल के चले जाते थे। देखिए, अगर बात सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की हो, जैसे अभी चुनावी मौसम में हो रहा है कि कोई किसी के लिए कुछ बोलता है, तो वहां बात चल जाती है। यहां आप बात कर रहे हैं एक सरकारी अधिकारी की, जिसकी नौकरी दांव पे लगी है आपके आरोपों की वजह से। आप इस तरह के संगीन आरोप लगा रहे हैं कि उसका 15-16 साल का करियर जो है वो जो है सवालों के घेरे में आ गया है। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हैं और वो भी आप एक डॉक्यूमेंट्स दिखा के लगाते हैं, तो फिर आपको सीधे अदालत जाना चाहिए। लेकिन सरकारी परिवार से सरकारी अधिकारी हैं, समीर वानखेड़े उनके पिता भी सरकारी अधिकारी रहे थे, तो वो जानते हैं कि कानून का दरवाजा क्या होता है। वो शुरू से ही बोल रहे थे कि हम जो है संविधान के तहत चलेंगे, हम कानून के तहत चलेंगे, और वो गए भी। और समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके मानहानि का दावा ठोका। मानहानि का ही दावा ठोक सकते हैं। अगर आप किसी के परिवार को बदनाम कर रहे हैं तो सीधे सीधे मानहानि का दावा बनता है, अगर आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है और वो व्यक्ति इस चीज से आहत है, क्योंकि आपने उसकी निजता का उल्लंघन किया, उसकी पर्सनल जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने पब्लिक डोमेन में डाले हैं, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ प्रभावित हुई है, उसकी फैमिली लाइफ प्रभावित हुई है, उसकी पत्नी प्रभावित हुई, उसकी बेटी प्रभावित हुई, और समाज में आपने बदनाम करने की कोशिश की। तो इसलिए वो गए थे, समीर वानखेड़े के पिता जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए। अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाब मलिक से बोला गया कि आप अपना जवाब दीजिए, तो पहले तो उनके वकील साहब जवाब लेके पहुंचे ही नहीं थे। जब इन्होंने पहली सुनवाई हुई थी, तब उनको बोला था कि भाई जब ट्विटर पे लिख सकते हो तो कोर्ट में भी लिख के दो कि आप जो आरोप लगा रहे हो उनमें कितना दम है। और जब इन्होंने हलफनामा दिया तो इन्होंने कहा हमने सत्यापित किए हुए हैं ये सारे कागजात। बात ये उठती है कि जब आप फोटोकॉपी लगा रहे, जो कि समीर वानखेड़े के पिता का कहना है कि जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पे, जिसके आधार पर ये लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं समीर वानखेड़े और उसके परिवार पर, वो फोटोकॉपीज हैं। उन्होंने कई पॉइंट्स उठाए कि ओवर राइटिंग है, नाम इस तरह से लिखा है, कैपिटल लेटर्स में नाम लिखा है, और उससे बड़ी बात यह है कि जो असली दस्तावेज जो उनके पास हैं वो उन्होंने कोर्ट में जमा करवाए, और ये दावा किया है कि ये असली दस्तावेज हैं जिनको सत्यापित किया जाएगा। और सरकारी अधिकारी हैं तो वो जानते हैं कि सत्यापन क्या होता है डॉक्यूमेंट्स का। मंत्रियों के लिए इल्जाम लगाना, आरोप लगाना बहुत आसान है, कीचड़ उछालना उनको ना बदनामी से शायद उतना डर लगता है, लेकिन एक जो आम परिवार का व्यक्ति होता है या एक सरकारी अधिकारी होता है, उसकी पूरी नौकरी दांव पे लग जाती है, उसका पूरा करियर दांव पे लग जाता है। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जब बोला कि ये सत्यापित कैसे कर सकते हैं, आप आरटीआई डालते, जो कि देश में आपको अधिकार है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन का, आप उसके तहत अगर वो सरकारी अधिकारी है तो उसकी जानकारी आप इकट्ठी कर सकते थे। लेकिन आपने किसी से लिया और आप इस आधार पर बोल रहे कि हमने फलाना से लिया, ठिकाना से लिया और इसलिए सत्यापित है, तो ये कानून की नजर में सत्यापित नहीं होता है। सत्यापन के भी कानूनी तरीके होते हैं और उन्हीं के तहत वो सत्यापित होता है। तो इसलिए कोर्ट ने फटकार लगाई नवाब मलिक को कि अगर आप मंत्री हैं
हैं तो मंत्री पद की गरिमा समझिए। और यही बात लगातार सिर्फ समीर वानखेड़े के समर्थक ही नहीं बोल रहे, एक आम आदमी भी ये सोचता होगा कि ये व्यक्ति जो बार बार मंत्री पद पर बैठकर इतने ओछे ओछे इल्जाम लगा रहा है, उसकी बहन की फोटो निकाल के ले आए, आप किसी की बहन की तस्वीरें लगाकर और उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, डॉन तक बोल दिया, तो ये जो है ये किसी की भी निजता का उल्लंघन है और ये मानहानि के तहत आता है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि नवाब मलिक जो है बुरी तरह फंसेंगे इस मामले में। उनके ऊपर अगर दावा ठोका है तो ठीक है, वो 1.25 करोड़ का उन्होंने दावा किया है वो दे भी देंगे, पर वहां जहां की जीत होती है समीर वानखेड़े के परिवार की, तो ये अपने आप में साबित करता है कि नवाब मलिक पूरी तरह से झूठ का एक भ्रमजाल फैला रहे थे और उनका सीधा मकसद समीर वानखेड़े के परिवार को बदनाम करना है, जिससे समीर वानखेड़े का मनोबल टूटे। और जो समीर वानखेड़े जिसने नवाब मलिक के दामाद को अरेस्ट करने की नवाब मलिक की नजर में अगर ये बोला जाए तो जुर्रत की है, तो उसको सबक मिले, यही उनका मकसद था। नौकरी तो गई नहीं है, केस से भले हटा दिया गया, जोनल डायरेक्टर अभी भी वो बने हुए हैं। तो नवाब मलिक ने पाया कुछ नहीं लेकिन खोया बहुत कुछ और बहुत कुछ खोने वाले हैं, क्योंकि साथ ही साथ उनके ऊपर जो बाकी बीजेपी वगैरह जो साथ में इकट्ठा हो गए, जिनको इन्होंने साथ में लपेटने की कोशिश की है, वो जिस तरह की चीजें और जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं जिसका इस ड्रग केस से कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा नवाब मलिक के भ्रष्टाचार अंडरवर्ल्ड से रिलेशन का से लेना देना है, तो उससे नवाब मलिक की छवि तो खराब हो ही रही है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, बीजेपी भी, देवेंद्र फडणवीस हैं, वो भी तरह तरह के सबूत लेकर आ रहे हैं कि इनके अंडरवर्ल्ड वो भी क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि ये राजनीतिक छीटाकशी, राजनीतिक कीचड़ उछालने वाली जो चीजें हैं ना, ये मैंने पहले भी बोला कि सिर्फ गीदड़ भपकियां होती हैं। तो इससे आप राजनीतिक फायदा ले सकते हो, एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हो, लेकिन कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते अगर आप कानून की शरण में नहीं जाते। जी, कल मैम एक एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? एनसीबी क्या नया प्लान कर रहा है? देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो एसआईटी एनसीबी की बनी है, जो अब पूरे मामले की जांच कर रही है, आर्यन ड्रग केस की जांच कर रही है, समीर खान जो नवाब मलिक के दामाद, और उसके अलावा टोटल 6 मामलों की जो जांच कर रही है ड्रग केस की, उसके गठन के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहली बात तो यह कि ये शायद ऐसा पहला मामला होगा जिसमें किसी तरह से आर्यन ड्रग केस के खुलने के बाद से एनसीबी ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। यूजुअली ये बातें बताते नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका सीधा मकसद ये है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है आर्यन ड्रग केस के बाद, उसके बाद जो अघाड़ी सरकार है या नवाब मलिक जैसे मंत्री हैं, उन्होंने एनसीबी की साख पर सवाल उठाए हैं। अब ऐसे में जब ये मामला एसआईटी को दे दिया गया है, पूछताछ की जा रही है, 7 गवाहों को बुलाया गया है, और ये गवाह वो हैं जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने ये भंडा फोड़ किया कि वसूली का मामला चल रहा था और उगाही की जा रही थी शाहरुख खान से, प्रभाकर सैल जैसे लोग जो हैं उनकी भी इस मामले में बयान दर्ज किए गए हैं। तो एनसीबी ये चाहती है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि जो भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि मामला मीडिया में इतना उछला हुआ है और इसकी वजह से एनसीबी की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश की गई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं। और उन्होंने क्या बोला कि हमें पुख्ता सबूत मिले हैं, पुख्ता सबूत मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जांच बहुत तेजी से करे। दूसरी बात क्या बोली उनके डीडीजे ने कि हमने जो है जो जांच हम कर रहे हैं उसमें हम तेजी से जांच कर रहे हैं और बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि ऐसा नहीं है कि समीर वानखेड़े अगर इस जांच को लीड नहीं कर रहे हैं या उनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं तो एनसीबी जो है बैकफुट पे आ गई है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि एनसीबी अभी भी उतनी ही तत्परता से, उतनी ही गंभीरता के साथ इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जो सच्चाई है जिसमें आप एनसीबी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं उसका भी सच वो सामने लाएगी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी उन्होंने बात की और वो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जब आप मुंबई पुलिस किस बात की जांच कर रही है, वो वसूली कांड की जांच कर रही है कि जो आर्यन केस के दौरान वसूली का जो आरोप लगाया गया है कि पूजा डडलानी को बुलाया था, प्रभाकर सैल ने वहीं जाके अपना बयान दर्ज करवाया था, तो ये बताना चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि अब ये दोनों एजेंसियां जो है, मुंबई पुलिस और एनसीबी जो है, ये आपस में कंपटीशन कर रही हैं या एक दूसरे को सही गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये एक इंप्रेशन देने की भी मीडिया में कोशिश की गई है कि क्योंकि हम दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं तो जो नतीजा निकलेगा वो सही आएगा, निष्पक्ष आएगा और जांच जो है उसके नतीजे बहुत जल्द सामने आएंगे। जी मैम, नवाब मलिक पर ईडी का शिकंजा भी कसा जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर घोटाला आया है, 8 करोड़ की बात सामने आई है। अपने ऊपर आरोप लग रहे हैं लेकिन लोगों पर आरोप लगाना नहीं छोड़ रहे हैं।
नहीं, नवाब मलिक के साथ दिक्कत यह है ना कि जब वो खुद को किसी और की पर्सनल लाइफ पे भी एलिगेशन लगाएंगे या किसी की निजी जिंदगी की बातें निकाल के लाएंगे, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ के बारे में बोलेंगे तो वो सही है, लेकिन जैसे उनके बारे में कोई बोलने लगता है तो वो वही दलीलें देने लगते हैं जो सामने वाला देता है कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, ये मेरे खिलाफ ये साजिश की जा रही है। अब जो ईडी का शिकंजा कस रहा है, मैं तो कह रही हूँ कि ईडी के साथ तो वैसे ही पंगे नहीं लेना चाहिए। इनके अनिल देशमुख अभी सलाखों के पीछे हैं, परमवीर सिंह भागे भागे फिर रहे हैं, सचिन वाजे और अनिल देशमुख को आमने सामने बिठाकर बात कराने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ईडी की एंट्री करवा दी और नवाब मलिक की जांच हो गई तो ये जितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, इनको भी पता है कि ईडी की जांच अगर हुई और अगर सबूतों के साथ जैसा कि दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो हाजी अरफात हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, अगर इस तरह की कोई भी जांच होती है तो नवाब मलिक से फंसते जाएंगे। वो नवाब मलिक के साथ ये हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना। उन्होंने यानी आर्यन केस में अपना वेंडेटा, जो समीर वानखेड़े से जो उनकी दुश्मनी थी, उसको निभाने के चक्कर में वो ऐसे पीछे पड़े कि उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं, इसको भी लपेट लो, फडणवीस को भी लपेट लो, फलाना नेता और कंबोज, इसको तो उन्होंने इतने दुश्मन पाल लिए हैं अपने आसपास सिर्फ एक दुश्मनी निकालने के लिए, वो भी समीर खान को बचाने के लिए। और नतीजा ये हुआ कि समीर खान की जांच एनसीबी कर रही है, वो भी दिल्ली की टीम कर रही है। अब वो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से जो उनके ऐसे मामले सामने लाकर खड़े कर दिए गए हैं सबूतों के साथ कि उसमें वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिला उन्हें कुछ नहीं सिवाय ये कि थोड़े वो फेमस हो गए, नवाब मलिक का नाम लोग जानने लग गए, लेकिन किस तरह से जान रहे हैं, उनकी क्या इमेज बन रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है एक मंत्री होने के नाते, उन्हें यानी सच में शर्म आनी चाहिए कि अगर आप मंत्री होकर किसी सरकारी अधिकारी के पीछे ऐसे पड़े हो कि कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि अपने पद की गरिमा रखिए, तो ये नाम से कम बदनामी ज्यादा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। नवाब मलिक पर लगातार एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं, लगातार मानहानि के केस ठोके जा रहे हैं। कोर्ट से लेकर सारे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि नवाब मलिक बिना सबूतों के जंग लड़ रहे हैं और अब ईडी ने भी अपना शिकंजा नवाब मलिक पर कस दिया है। एनसीबी के वानखेड़े भी कार्यवाही कर रहे हैं, यानी कि नवाब मलिक को डबल डोज एक साथ मिल रहा है। पर अब भी नवाब मलिक कह रहे हैं कि मैं अपने आरोपों पर कायम हूं। खैर, ईडी और एनसीबी नवाब मलिक की हेकड़ी निकालने के लिए काफी हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।